हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आसान यूपीपीएससी के चैनल पे। हम लोग आर ओ यारो 2023 और यूपीपीसीएस प्री 2024 की तैयारी कर रहे हैं, जिसके संबंध में घटना चक्र की जो 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स की मैगजीन आई है, जो कि क्वेश्चन आंसर फॉर्म में और उसके जो टॉपिक्स हैं उसका डिटेल फॉर्म में भी दिया गया है इस मैगजीन में। तो हम इस मैगजीन को कवर कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी 2 वीडियो हो चुके हैं और ये तीसरा वीडियो होगा। तो हम लोग देखते हैं और इस सेक्शन में हम उन्हीं क्वेश्चंस को ही कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन सभी फैक्ट को याद करने की ज़रूरत नहीं है, जितना याद करिए जितना संभव हो। ठीक है, सब याद करेंगे सब चला जाएगा। ओके, तो चलते हैं हम लोग। तो जो हम लोग का क्वेश्चन था, हम लोगों ने यहीं पे इसको छोड़ा था। तो ये है कि जो G20 का एम्पावर शिखर सम्मेलन, तो जो एम्पावर शिखर सम्मेलन है, मतलब एम्पावर किसको किया जा रहा है इस समय? तो महिलाओं को किया जा रहा है। तो जो इसका सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित हो रहा है? तो आयोजित हो रहा है गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, तो ये गांधीनगर गुजरात में आयोजित हो रहा है और इसकी जो थीम है वो देख लेते हैं। ओके, ठीक है, तो जिसकी थीम है वो है महिलाओं के नेतृत्व में विकास। तो महिलाओं के नेतृत्व में विकास इसकी थीम है, बस इतना याद रखिए। और ये है एक अस्थायी, समावेशी और न्याय संगत वैश्विक आर्थिक विकास सुनिश्चित करना। बस आप इतना याद रखिएगा, महिलाओं के नेतृत्व में विकास। तो महिलाओं के नेतृत्व में विकास आप इतना याद रखिएगा। और ये सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है? तो गांधीनगर गुजरात में आयोजित हो रहा है। और जो इसका उद्घाटन किया था वो किसने किया था? स्मृति ईरानी जी ने किया था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, तो यहाँ पे एक लॉन्च किया जा रहा है, देख ये है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI स्कैनर लॉन्च किया गया है। तो जो कंपनी है जिसको लॉन्च कर रही है वो ये है वास्सेल ग्रिड इनोवेशन एंड प्राइवेट लिमिटेड। तो इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड से इसको लॉन्च की है। और इसमें होता क्या है, बस इतना ही याद रखिए कि इस कंपनी के द्वारा इसको लॉन्च किया जा रहा है और यह भारत का पहला, ठीक है, तो जब पहला शब्द आ जाए तो किसी भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में वो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित अगली पीढ़ी का MRI स्कैनर है। तो ये अगली पीढ़ी का MRI स्कैनर है और इसकी स्पीड जो है 1.5 टेस्ला है। तो स्पीड 1.5 टेस्ला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तो मोदी जी ने देश भर के जो 508 स्टेशन हैं, रेलवे स्टेशन हैं, उसके पुनर्विकास के लिए आधारशिला रखी, जिसमें यूपी के कितने स्टेशनों को अमृत स्टेशन बनाने के रूप में चुना गया है? तो वो है 55। ठीक है, तो यूपी के 55 स्टेशन ऐसे होंगे जिनको अमृत स्टेशन बनाया जाएगा। और देश भर में कितने अमृत स्टेशन बनाए जाएंगे? तो 508 बनाए जाएंगे। ओके, और वही है इसमें डाटा। और जो स्टेशंस हैं यूपी के 55 वो यहाँ पे है। और इन हाँ ठीक है, तो यूपी के जो 55 यहाँ पे दिया हुआ है 55, और राजस्थान के भी 55 हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये अपना जो क्वेश्चन है ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इंपॉर्टेंट है, तो आप इस चीज़ को ध्यान ना दें। ठीक है, ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जो 53वां राष्ट्रीय योजना समूह, तो जो प्रधानमंत्री गति शक्ति के अंतर्गत 53वां राष्ट्रीय योजना समूह की बैठक हुई, उसके बारे में फैक्ट पूछा जा रहा है। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैं आपको वो बता दे रहा हूँ। तो जो 53वां राष्ट्रीय समूह योजना हो रहे, तो इसकी जो अध्यक्षता है वो डॉक्टर सुमिता डावरा। ठीक है, तो ये सुमिता डावरा ने की है इसकी अध्यक्षता। ओके, और इसमें जो है बस आपको इतना याद रखना है कि इसकी अध्यक्षता किसने की है। तो ये सुमिता डावरा है। और ये कौन से हैं? ये क्या है? ये विशेष सचिव हैं किसके? लॉजिस्टिक उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, इसके ये अध्यक्ष हैं। ठीक है, क्वेश्चन को आपको पढ़ना है तो आप क्वेश्चन को पॉज कर लीजिएगा, अपने हिसाब से सॉल्व कर लीजिएगा। मैं सिर्फ फैक्ट आपको बता दे रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, फिर देखते हैं। तो एक राज्य है जहाँ पे अमृत वृक्ष आंदोलन वेब, ठीक है, तो अमृत वृक्ष आंदोलन वेब या मोबाइल पोर्टल एप्लीकेशन या और लकड़ी आधारित उद्योग पंजीकरण वेब पोर्टल का शुभारंभ किया जा रहा है। तो ये है
असम द्वारा किया गया है ऐसा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, तो एक संत हैं जिनका नाम है संत शिरोमणि गुरुदेव, ठीक है, तो इनका नाम है संत शिरोमणि गुरुदेव। तो इनका एक स्मारक का अनावरण किया गया है। वो अनावरण कहाँ किया जा रहा है, देखते हैं डिटेल में। तो जो अनावरण है इसका, तो ये किया गया है एमपी में। ओके, तो एक मिनट, ठीक है, हाँ ठीक है। तो इसका अनावरण जो हुआ है वो हुआ है एमपी में। एमपी में कहाँ हुआ है, आधाशिला सागर, एमपी में किया जा रहा है इसका अनावरण। और इसके फैक्ट और बाकी जो फैक्ट हैं वो हमारे एग्जाम से इम्पॉर्टेंट नहीं है कि 15,000 गांव से या 200 नदियों का मिट्टी, ये हमारे एग्जाम में कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं लेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना देखिए, ठीक है, तो असम में अभी 4 नए जिलों का निर्माण किया जा रहा है और 21 उप जिलों के गठन को मंजूरी मिल गई है। तो 4 जो नए जिले हैं आप उनको याद करना है बस कि कौन कौन से हैं। तो जो 4 नए जिले हैं वो हैं होजाई, विश्वनाथ, तामुलपुर और बजाली। तो ये 4 नए जिले हैं जिनको अभी नए गठित किया गया है। और असम में कुल कितने जिले हो जाएंगे, तो 35 जिले हो गए हैं असम में, ठीक है। फिर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी वॉल का शुभारंभ किसने किया था। तो शुभारंभ इसका जो किया है चरणजीत सिंह। तो चरणजीत सिंह ने इसका शुभारंभ किया है। अब ये चरणजीत सिंह जी कौन है, तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय और भारत सरकार में ग्रामीण आजीविका के ये अपर सचिव हैं चरणजीत सिंह। और जो इसकी शुरुआत है ओडीओपी और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही है। और जो इसका एम है ओडीपी का, कि देश के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देकर देश और देशवासियों को आत्मनिर्भर बनाना है, ठीक है। इसमें एक ऐसे ब्रांड को चयन होता है जो हाँ उस क्षेत्र विशेष में स्पेसिफिक होता है, ठीक है। फिर एक परियोजना है मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना। तो इसका शुभारंभ जो किया है वो किया जा रहा है, क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, मैं इसके फैक्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो इसका शुभारंभ है तो वो अमित शाह जी ने किया है। इसका शुभारंभ अमित शाह जी ने किया है। और ये जो मंत्रालय होगा संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के समन्वय मतलब जॉइंट वेंचर के तहत इसका आयोजन किया जाएगा। ओके, और इसका एम क्या होगा, तो जो एम है वो भारत के 6.5 लाख गाँवों का सांस्कृतिक मानचित्रण करना। तो मेरा गांव मेरी धरोहर के तहत क्या किया जाएगा, सांस्कृतिक मानचित्रण किया जाएगा भारत के सभी गाँवों का। ओके, अब राजस्थान में एक न्यूनतम गारंटी विधेयक पास किया गया है, उसके संबंध में यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिएगा, मैं इसके फैक्ट बता रहा हूँ। तो जो ये विधेयक है इसमें क्या हुआ है, 125 दिन की रोजगार गारंटी दी गई है। तो 125 दिन की रोजगार गारंटी दी जाएगी। और जो वहाँ के विधवा होंगे, वृद्धजन होंगे, उनको 1,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। और सामाजिक सुरक्षा पेंशन में जो भी ये पेंशन दिया जाएगा प्रति वर्ष, ठीक है, तो प्रति वर्ष 15% की वृद्धि भी की जाएगी। ओके, तो प्रति वर्ष 15% की स्वतः वृद्धि भी हो जाएगी इसमें। तो ऐसा कानून बनाने वाला ये राजस्थान देश का पहला राज्य हो गया है। तो सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य हो गया, ये इम्पॉर्टेंट हो गया आपके लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है शिक्षा समागम। और किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है, तो ये शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा ये आयोजित किया गया है। और जिसके उद्घाटन किसने किया है, तो नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। और ये जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आई थी उसकी 30वीं वर्षगांठ के तौर पे किया जा रहा है इसका उद्घाटन, ठीक है। बाकी हाँ ठीक है, तो यहाँ पे मोदी जी ने फ्रांस का विजिट किया था। तो उस समय फ्रांस में उनको एक उपाधि मिली थी, तो वो उपाधि है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। तो ये उपाधि फ्रांस के द्वारा ही मिली गई है इनको। ओके, और ठीक है, तो यहाँ पे जो फैक्ट है वो देखते हैं। तो जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं वो कौन है, इमैनुअल मैक्रों हैं। और भारत और फ्रांस के बीच जो रणनीतिक भागीदारी का जो
वर्ष हो चुका है वो 25 वर्ष हो चुके हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ये 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं और ये मोदी जी की 6ठी फ्रांस यात्रा है। और इस यात्रा में मोदी जी फ्रांस के 3 लोगों से मुलाकात करते हैं, जो है फ्रांस के प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न और फ्रांस की सीनेट के अध्यक्ष जो हैं जेराल्ड लार्सर और फ्रांस की प्रसिद्ध योग शिक्षिका, ये योग शिक्षिका हैं चार्लोट चोपलिन, ठीक है, चोपिन, ठीक है। तो चार्लोट चोपिन ये योग की प्रसिद्ध शिक्षिका हैं। ओके, तो इन तीनों से ये मुलाकात करते हैं और पेरिस में ही एक प्लेस है एलिसी पैलेस, तो एलिसी पैलेस में ही मोदी जी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। ओके, और एक ये फैक्ट याद रखिएगा, तो जो बैस्टिल दिवस है वो फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, बैस्टिल दिवस को। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे एक नया देखिए, एक रीजनल सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल, ये दक्षिण एशिया का पहला ऐसा सेंटर है जो कि स्थापित किया जा रहा है। और ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो भारत में स्थापित किया जा रहा है। तो आप इसको याद करिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दक्षिण एशिया का पहला रीजनल सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल ये भारत में स्थापित किया जा रहा है। और किन किन लोगों में इसका वो रहेगा इन्वॉल्वमेंट? तो IUCN और SSC और भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट, ये तीनों मिलकर इसका वो करेंगे। और विश्व स्तर पर बात की जाए तो ये 10वां केंद्र होगा और दक्षिण एशिया के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो ये पहला केंद्र होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन के संबंध में डाटा दिया गया है। तो पहला तो ये उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन का संबंध शिक्षा से है, ठीक है, ये कोई स्टेटमेंट है। और इस योजना का उद्घाटन राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 30वीं वर्षगांठ पर किया जा रहा है। ओके, और उल्लास का पूरा नाम है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, इसका फुल नेम है। और एप्लीकेशन का नाम उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम है। तो ये चारों स्टेटमेंट हैं जो सही हैं। ओके, तो इस एप्लीकेशन का नाम पहले ही बता दिया गया है, उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम है। और इसके तहत होगा क्या? तो जो केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, तो इन्होंने इस योजना का शुभारंभ किया है कि उद्देश्य एक व्यापक शिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर भारत में शिक्षा और साक्षरता में क्रांति लाना। तो उल्लास का क्या एम है? शिक्षा और साक्षरता में क्रांति लाना है और भारत में एक बेहतर पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। और उल्लास के बारे में अगर देख लिया जाए तो ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको बारे में ज़रूर याद देखें। तो उल्लास का पूरा नाम पहले बता दिया गया, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। और जो इसका स्लोगन है वो जन जन साक्षर है। स्लोगन आप जरूर याद करिए, जन जन साक्षर है। और एलिमेंट्री एजुकेशन और बुनियादी शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच को बढ़ावा देना इसका एम रहेगा। और ये एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है। ओके, और NEP की 30वीं वर्षगांठ पर लॉन्च किया जा रहा है इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन अपना है कि किसकी अध्यक्षता में अन्य पिछड़े वर्गों के उपवर्गीकरण के मूल्यांकन हेतु गठित आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है? तो जो है रोहड़ी समिति, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं, तो अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उपवर्गीकरण के लिए, ठीक है, तो उपवर्गीकरण के लिए रोहड़ी समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ठीक है, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सीकर, ठीक है, सीकर कहाँ है? राजस्थान में शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित विभिन्न विकास परियोजनाओं के संबंध में समर्पित तथ्य की बात दी गई है। और इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ओके, तो ऑप्शन जो है वो आपका सही नहीं होगा। कौन सा नहीं सही होगा? बी, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट आप देख लीजिए कौन कौन से सही है। तो प्रधानमंत्री ने 1.25 लाख से अधिक PM किसान समृद्धि केंद्रों को राष्ट्र को समर्पित किया। तो PM किसान समृद्धि केंद्र कितने खोले जा रहे हैं राष्ट्र में? 1.25 लाख, ठीक है, 1.25 लाख
समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। और जो यहाँ पे है, प्रधानमंत्री ने 5 मेडिकल कॉलेज भी खोले हैं और 7 मेडिकल कॉलेज, तो इसके आपको कोई महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बस इतना ही है कि हाँ 1.25 लाख समृद्धि केंद्र खोले जा रहे हैं। और सल्फर के साथ लेपित यूरिया, सल्फर के साथ लेपित यूरिया की एक नई किस्म विकसित की गई है जिसे यूरिया गोल्ड कहा गया है, ना कि यूरिया एस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, हाँ, तो सल्फर के साथ लेपित है ये यूरिया और इसका नाम है यूरिया गोल्ड। तो यूरिया गोल्ड क्या है? एक सल्फर लेपित यूरिया है। ओके, बस आप इतना याद रखिएगा इससे क्वेश्चन से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तो उड़ीसा का जो बालासोर जिले में स्थित किस रेलवे स्टेशन पर भीषण रेल दुर्घटना हुई? तो किस रेलवे स्टेशन पर भीषण दुर्घटना हुई? ये है बाहानगा बाजार रेलवे स्टेशन। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद करिए। बाहानगा बाजार रेलवे स्टेशन पे एक भीषण दुर्घटना हुई थी जिसमें 3 ट्रेनें आपस में लड़ गई थी। तो उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। और इसमें जो 3 ट्रेन थी वो थी हावड़ा बेंगलुरु सुपरफास्ट एक्सप्रेस और कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी थी। तो ये तीनों ट्रेनें आपस में लड़ी थी। तीनों ट्रेनों का आपको नाम याद करना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो जो 15वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम होता है वो कहाँ होता है? तो 15वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम मुंबई में होता है, मुंबई में होता है। ठीक है, और जो इसका एम है तो वो है आदिवासी युवाओं के बीच जिज्ञासा पैदा करना और उन्हें मुख्य धारा की विकास प्रक्रिया में हिस्सा बनाने के प्रोत्साहित करना। तो मतलब ये आदिवासी युवाओं को लिए प्रोत्साहन के संबंध में ऐसा आयोजन किया जा रहा है और ये मुंबई में किया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो है दक्षिण पूर्व एशिया के लिए WHO की क्षेत्रीय समिति की 76वां सत्र। तो WHO की जो क्षेत्रीय समिति के जो 76वां सत्र था वो कहाँ आयोजित किया गया है? तो आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है और जो इसकी अध्यक्षता थी वो किसके द्वारा की गई है? तो इसकी अध्यक्षता जो की गई है मनसुख मांडविया। ठीक है, मनसुख मांडविया के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है, जो कि कौन है? स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री हैं। और WHO के जो महानिदेशक कौन है? टेड्रोस है, जो इसके महानिदेशक हैं। ओके, और दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। तो हम लोग आते हैं अब अपने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य खत्म होता है और हम लोग आते हैं अपने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पे। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में देखते हैं क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी एशिया, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी एशिया 2023 का आयोजन कहाँ होता है? तो ये सिंगापुर में होता है, ये सिंगापुर में होता है। तो यात्रा प्रदर्शनी है जो सिंगापुर में होता है। फिर इसमें फैक्ट देखते हैं, बस इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ये वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। वो क्या है? तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023। तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 जो है इसमें कितने देशों, इस सूचकांक में 125 देशों को रैंक प्रदान किया गया और भारत का स्थान 111वां था। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं। अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो टोटल 125 देश थे ग्लोबल 100 इंडेक्स में और ये 5 कैटेगरी होती है, उसी के हिसाब से रैंकिंग दी जाती है। और जो शीर्ष देश है मतलब अच्छे कैटेगरी में वो है बेलारूस फर्स्ट पे था, बोस्निया और हर्जेगोविना सेकंड पे था, चीन जो है वो फोर्थ पे है। वहीं भारत की रैंकिंग जो है 111वीं है। तो 111वीं है मतलब ये सीरियस कंडीशन की कैटेगरी में आता है, तो गंभीर ग्रुप्स की श्रेणी में आता है भारत। जो कि स्कोर की बात करें GHI स्कोर तो ये 28.7 है। तो 28.7 इसकी वो है GI स्कोर है। ओके, फिर हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA मंत्रिपरिषद की जो 23वीं बैठक है, तो 23वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? कोलंबो में, ऐसा कहा जा रहा है। और इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। तो इसमें से जो सही स्टेटमेंट है ओनली पहला ही है, दूसरा गलत है। तो देखते हैं क्या क्या है। तो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन जो है ये कहाँ आयोजित किया गया? कोलंबो में किया गया है, जो कि श्रीलंका में है। और इसकी अध्यक्षता तो श्रीलंका द्वारा ही की जाएगी। और जो उपाध्यक्ष है इसकी, तो जो भारत का इसमें कौन नेतृत्व कर रहा है? तो
विदेश मंत्री जो हैं एस जयशंकर जी ने इसका नेतृत्व किया और भारत को इसका उपाध्यक्ष चुना गया है 2 वर्षों के लिए। और 2 वर्ष कौन से होगा, तो 23 से लेकर 25 तक भारत इसका उपाध्यक्ष बना रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दक्षिण पूर्व एशिया में पहली हाई स्पीड रेल, तो पहली हाई स्पीड रेल का शुभारंभ किया जा रहा है, तो उसके संबंध में क्वेश्चन फैक्ट है। तो जो इसका पूछा जा रहा है कि सही को नहीं है, तो वो देख लेते हैं। तो जो सही नहीं है वो है ऑप्शन बी, सही नहीं है, इसका नाम ही गलत दिया हुआ है। बाकी देख लेते हैं। तो इंडोनेशिया में इसका लॉन्च होता है और इसकी जो स्पीड है वो 350 किलोमीटर है। और जो ये ट्रेन जोड़ती है जकार्ता को वांडुंग से, तो जकार्ता को वांडुंग से ये जोड़ती है। और जो इस ट्रेन का नाम है वो है हुज जो है इस ट्रेन का नाम है। ओके, 350 किलोमीटर गति है, इंडोनेशिया में से लॉन्च किया जा रहा है, ये पहली हाई स्पीड रेल है। साहित्य के नोबेल की बात कर लेते हैं। तो साहित्य का जो नोबेल था उसके संबंध में क्वेश्चन है। तो ये दिया किसके जा रहा है, आप ये फैक्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, इसका मैं फैक्ट बता दे रहा हूँ आपको। तो दिया किसके द्वारा जा रहा है, तो स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम द्वारा दिया गया है। और जो नॉर्वे के लेखक हैं, इस बार जो नॉर्वे के लेखक हैं जान ओलाव फोस्से, ठीक है, तो जान ओलाव या सिर्फ ओलाव याद रखिएगा। तो ओलाव फोस्से को इस बार दिया गया है जो कि नॉर्वे के हैं। और यह सम्मान उनके नमोन्मेषी नाटकों और गद्य के लिए जो अनकही को आवाज़ देते हैं के लिए प्रदान किया गया है। और इनकी जो ओलाव की अन्य कृतियाँ हैं वो है मेलन चोलिया, तो मेलन चोलिया इसकी, और मॉर्निंग एंड इवनिंग इसकी 2 कृतियाँ हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा एग्जाम में, तो याद कर लीजिएगा। ओके, फिर देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है निवेश पर, डेट है, निवेश पर भारत और यूएई के उच्च स्तरीय कार्यबल की 11वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है। तो भारत और यूएई के बीच जो बैठक होती है वो कहाँ आयोजित की जा रही है, अबू धाबी में। तो अबू धाबी में ये आयोजित की जा रही है यूएई। तो उसके बारे में बस इतना ही है कि हाँ ये अबू धाबी में आयोजित की गई है यूएई में। ओके, और अगर कुछ फैक्ट है नहीं, ठीक है, तो इतना ही है। और अब जो नोबेल का शांति पुरस्कार है उसकी बात कर रहा है। तो क्वेश्चन देखिएगा, इसके बारे में फैक्ट जो है मैं वो बता रहा हूँ। तो जो नोबेल का शांति पुरस्कार है वो है, कौन देता है इसे, तो ये दिया जाता है नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ओस्लो, ठीक है। तो ये कहाँ दिया जाता है, ये ओस्लो में ही दिया जाता है। तो ये ओस्लो में ही दिया जाता है। और एक ईरानी जो है मानवाधिकार कार्यकर्ती हैं, उनका नाम है नरगिस मोहम्मदी। तो नरगिस मोहम्मदी को ये प्रदान किया गया है और ये पुरस्कार पाने वाली 19वीं महिला हैं। तो ये 19वीं महिला हैं और ईरान की हैं और इनका नाम नरगिस मोहम्मदी है, ठीक है। और ये किस संस्था से जुड़ी हैं, तो ये है डिफेंडर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, ईरान में है ये। तो डिफेंडर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स की ये उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। हमास के बारे में दिया हुआ है, तो इसके बारे में देख लेते हैं डायरेक्ट आंसर में, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा पॉज करके। तो जो हमास संघर्ष है ये 7 अक्टूबर 2023 को, तो 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर अप्रत्याशित रूप से आक्रमण किया था। तो डेट याद करिएगा कि 7 अक्टूबर को ये आक्रमण होता है। और जो हमास है उसको इजराइल, यूएस, ईयू, यूरोपियन यूनियन और यूके जैसे कई अन्य देशों ने आतंकवादी समूहों में घोषित कर रखा है हमास को। ओके, उसके बारे में फिर हमास इजराइल संघर्ष के बारे में दिया हुआ जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो जो 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन आयोजन होता है वो जकार्ता इंडोनेशिया में हो रहा है, ऐसा पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा, भारत इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो पहला है और दूसरा गलत है। तो देखते हैं क्या सही है। तो जो भारत आसियान शिखर सम्मेलन है वो कौन सा है, 20वां है और जकार्ता इंडोनेशिया में ही, जहाँ पे हुज ट्रेन का वो लॉन्च किया गया है। और आसियान के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति जोको विडोडो, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है।
तो भारत आसियान शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता कौन कर रहा है? इंडोनेशिया कर रहा है। और वहीं जो ठीक है, इंडोनेशिया जो है भारत आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है, वहीं भारत जो है इसकी सह अध्यक्षता कर रहा है। ठीक है, तो सह अध्यक्षता भारत कर रहा है इंडोनेशिया के। वहीं IOR का भी अध्यक्ष जो है, हिंद महासागर ओशियन रिम का अध्यक्षता कौन कर रहा है? श्रीलंका कर रहा है, और भारत उसकी भी सह अध्यक्षता कर रहा है। और यहाँ पे भी भारत सह अध्यक्षता कर रहा है आसियान की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो इनोवेशन में पहला रैंक किसको मिलता है? तो वो स्विट्जरलैंड ही रहता है जिसको हमेशा पहला रैंक मिलता है। और भारत का जिसमें स्थान है 40वां है। तो देखते हैं, तो जारी किसके द्वारा किया जाता है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक विपो द्वारा। और इसमें टोटल देश है 132। और इसकी जो थीम होती है वो याद करिए, इनोवेशन इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो इनोवेशन इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी इसकी थीम है। और ये 16वां संस्करण था, इस बार लॉन्च किया गया है। और स्विट्जरलैंड जो है वो हमेशा से फर्स्ट पे ही रहता है, और लास्ट पे जो है वो अंगोला है। तो लास्ट पे अंगोला है, और भारत की रैंक भी 40वीं है। तो भारत हमें ज़्यादातर, देखो पिछले वर्ष भी ये भारत 40वें स्थान पे था, इस बार भी ये 40वें स्थान पे ही है। SCO के बारे में देखते हैं क्या है। तो संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के व्यापार और वित्त मंत्रियों की 22वीं बैठक हाइब्रिड मोड में कहाँ आयोजित की गई? तो ये कहाँ आयोजित की गई? बिश्केक में। बिश्केक किसकी राजधानी है? किर्गिस्तान की राजधानी है। ठीक है, तो देखते हैं, जो SCO बैठक होती है वो किर्गिस्तान में होती है, इसकी अध्यक्षता में ही। और भारत की ओर से केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री अनुप्रिया पटेल ने वर्चुअली इसका भाग लिया था। तो अनुप्रिया पटेल ने इसमें वर्चुअली रूप से भाग लिया था। ओके, ठीक है, फिर देखते हैं जो ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की, तो ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक होती है वो कहाँ आयोजित की जा रही है? तो ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक डरबन में आयोजित की जा रही है। डरबन कहाँ पे है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जा रहा है डरबन में। और जो इसमें शामिल हुए थे वो मनसुख मांडविया थे जो कि शामिल होने गए थे। अब 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है 2023 में होता है, तो उसके संबंध में स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट में जो पहला है वो सही है, बाकी दूसरा गलत है। तो यह सम्मेलन संघाई में संपन्न हुआ। तो संघाई कहाँ पे? सबको पता है, चीन। ठीक है, तो यह सम्मेलन संघाई में संपन्न होता है। तो जो 15वां, एक मिनट, हाँ ठीक है, तो ये 15वां शिखर सम्मेलन है। सॉरी, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो संघाई में संपन्न हुआ, ये गलत है। और बाकी दूसरा यहाँ पे सही होगा, मतलब राइट ऑप्शन होगा कि 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कजान रूस में होगा। ओके, तो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में देखते हैं। तो 15वां ब्रिक्स सम्मेलन है, ये कहाँ हो गया है? तो यह हो रहा है जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। और जो इसका मुख्य विषय है वो ब्रिक्स और अफ्रीका। तो बस इतना ही याद रखिएगा, ब्रिक्स और अफ्रीका इसका मुख्य विषय है। और मोदी जी वहाँ पे गए थे प्रतिनिधित्व करने। और साथ ही ब्रिक्स में 6 नए देशों को, ये इम्पॉर्टेंट है, बेहद इम्पॉर्टेंट है कि ब्रिक्स में 6 नए देशों को शामिल करने का सहमति बनी हुई है। और 6 नए देश कौन कौन से हैं? तो देखिए, अर्जेंटीना, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी, इथोपिया, मिस्र। तो जो दक्षिण अमेरिकी देश है उसमें सिर्फ और सिर्फ अर्जेंटीना है। ओके, बाकी मुस्लिम कंट्रीज में देखें तो ईरान भी शामिल हो गया है, UAE भी शामिल हो रहा है, और सऊदी भी शामिल हो रहा है। वहीं अफ्रीकी महाद्वीप में देखें तो 2 देश हैं, वो है इथोपिया और मिस्र। तो इथोपिया मिस्र जो है अफ्रीकी महाद्वीप से हैं, तो 2 लोग। ठीक है, तो इन 6 देशों का नाम याद रख लीजिएगा। अब नीति आयोग से संबंधित क्वेश्चन है। तो नीति आयोग और UNDP इंडिया के मध्य SDG स्थानीयकरण आंकड़ा संचालित निगरानी आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की रूपरेखा को औपचारिक रूप से
सहमति हुई है। तो इन दोनों के मध्य सहमति हुई है आंकड़ा स्थानीयकरण और एसटीजी के संबंध में। ठीक है, तो ये समझौता कितने वर्ष के लिए होगा? तो 5 वर्ष के लिए हो रहा है, बस आप इतना याद रखिएगा, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ओके। तो क्वेश्चन क्या है इसमें, इस ट्रू स्टेट में कौन सा पूछा जा रहा है? तो इराक को उष्णकटिबंधीय रोग ट्रैकोमा, तो ट्रैकोमा से मुक्त होने की घोषणा कर दी गई है और इराक यह मान्यता प्राप्त करने वाला 50वां देश बन गया है विश्व का। और ट्रैकोमा विश्व में अंधेपन के लिए जिम्मेदार प्रमुख संक्रामक रोग है। ट्रैकोमा एक उपचित उष्णकटिबंधीय रोग है। तो ये बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। और ट्रैकोमा, ठीक है, तो ये उष्णकटिबंधीय बीमारी है जो ट्रैकोमा है। तो इराक इससे मुक्त हो चुका है, 50वां देश हो चुका है ये ऐसा करने वाला। ओके, और यद्यपि ट्रैकोमा को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने हेतु WHO ने सेफ रणनीति की सिफारिश की है। तो सेफ रणनीति किसने चालू की है? WHO ने। और इसका कार्य क्या है? तो ट्रैकोमा को समाप्त करना है। ओके, ईरान 50वां ऐसा देश हो चुका है। ओके, तो फिलहाल हम लोग अभी इतना ही करते हैं और जो आर्थिक परिदृश्य है उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तब तक के लिए आप पुराने वीडियो को देखिए और तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।